हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा फिर से डे नाइट क्लासेस में। तो हम इसमें एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हमने आपको बताई थी 1 दिसंबर से डेट लगी हुई है 13 दिसंबर तक के बीच में। तो आपको इसकी तैयारी कर रहे होंगे। इसमें हम आपको एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट बताएंगे। हम आपको डेली इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट देंगे, मॉक टेस्ट होंगे ये, और इनसे आपको परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन भी आपको फंस सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे और बिल्कुल इसको मॉक टेस्ट को देखिए, समझिए। हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल। इसमें आपको जो एसएससी के आपके पेपर जो होने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, इसमें आपको नोट्स मिल रहे हैं फ्री में, पीडीएफ है और डेली क्विज भी चल रही है। तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अंकुर जी डाल रहे हैं जो आप टेलीग्राम में देखिएगा, सब कुछ आपको वहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे सब लोग ज्वाइन कर लें। और हाँ, अब इधर थोड़ा सा अस्वस्थ हैं अंकुर जी, तो अभी आपको दे नहीं पा रहे हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस। जैसे ठीक हो जाते हैं बिल्कुल आपको करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, हम आपको एसएससी सीजीएल के जो इंग्लिश पार्ट है इसमें हम आपको मॉक टेस्ट कराएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है, एरर बतानी है किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन आपका ए बी सी डी 4 पार्ट में एक सेंटेंस डिवाइड है। जैसा आपको मालूम ही है कि आपकी एरर डिटेक्शन आती है, आपको पढ़ना है और बताना है किस पार्ट में एरर है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्कार्सली हैड इस पार्ट में एरर है, आई अराइव्ड देन इस पार्ट में कि द ट्रेन लेफ्ट है, या ये सेंटेंस नो एरर वाला है। आप पढ़िए इसको, 30 सेकेंड लीजिए, 1 मिनट लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, खुद बताइए इसमें सही पार्ट कौन सा है, किस पार्ट में एरर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप नोट कर लीजिए। देखिए, हार्डली या स्कार्सली, हम नोट कर लीजिए, हार्डली या स्कार्सली, मुश्किल से ही, बहुत मुश्किल से ही, ना के बराबर, ठीक है। इसके साथ आप लगाएंगे व्हेन। क्या लगाएंगे? व्हेन लगाएंगे। हार्डली या स्कार्सली वाक्य के स्टार्ट में आ जाता है, मुश्किल से ही होता है या ना के बराबर। इसके साथ आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए किसका प्रयोग हुआ है, दैन का प्रयोग हुआ है। तो ये दैन गलत है, आपको क्या लगाना है, व्हेन लगाना है, WHEN। फिर से बता रहे हैं आपको। अब ऐसा कोई आपको सेंटेंस एग्जाम में मिल जाए तो आप हार्डली स्कार्सली के तुरंत बाद सहायक हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी है, उसके बाद इसके आपको लिखना है व्हेन। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लीजिए, नो सूनर अगर सेंटेंस दिया हुआ है, नो सूनर, तो इसके साथ आपको लगाना है दैन। ये 2 चीज़ें से संबंधित प्रश्न आता है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, मुश्किल से मैं पहुंचा ही था कि जब ट्रेन चली गई, मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई, मतलब जैसे ही हम पहुंचे थे वैसे ही चली गई, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का अर्थ ये है। तो आप नो सूरर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, दैन का। हार्डली या स्कार्सली आएगा, किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारी एरर हो गई, किस पार्ट में हो गई, इसमें हो गई हमारी एरर बी पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमारी एरर हो गई बी पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, द टीचर हैज़ टुक टू वर्क अर्लियर। देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या है, एरर बताइए किस पार्ट में है। दूसरा सेंटेंस इजी है, वीडियो पॉज कर लीजिए, एरर बताइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए दूसरे पार्ट में जो इजी है, हैज़ लिखा हुआ है। हैज़ के साथ, हैज़ या हैव के साथ आपको मालूम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ क्या होना गया, टुक की जगह क्या होना चाहिए, टुक की जगह होना चाहिए टेकन। क्या होना चाहिए, टेकन, ठीक। तो ये आपका सेकंड, फर्स्ट में बी में थी, सेकंड में भी बी पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट पढ़िए और एरर बताइए, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये हम 25 क्वेश्चंस ले रहे हैं इंग्लिश के,
ठीक, जैसे आपके परीक्षा एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मॉक है। अगला, इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स स्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। ये भाग्य की बात थी कि सभी सहयोगी बच गए दहकती आग से, सभी बच गए। एरर बताना है किस पार्ट में है। इसमें इट वॉज फॉर्चुनेट सही है, ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड ये भी सही है, फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर ये भी सही है। यानी कि जो एरर होगी वो आपके डी पार्ट में होगी, यानी कि कोई एरर नहीं है। डी पार्ट वाला जो ऑप्शन है नो एरर, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये वाक्य जो है वो सही लिखा है। तो पहला हमने आपको बताया बी पार्ट में थी, हार्डली स्कैर्सली के साथ वेन लगेगा, दूसरा है इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, और थर्ड जो सेंटेंस था वो नो एरर वाला है, कोई गलती नहीं है। अब हम चलेंगे फिलर्स में अपने, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरने हैं कि कौन सा वर्ड्स हम भरेंगे। ठीक है, 4, 5, 6 में ए गार्डन नाइफ इज यूज्ड फॉर राइट प्रूनिंग बताना है। एक बगीचे का चाकू है, यूज़ किया जाता है राइट प्रूनिंग गुड़ाई करने में। जनरली भरेंगे, कंपल्सरली भरेंगे, सिस्टमेटिकली भरेंगे या डेली भरेंगे। तो ये बात कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन आपका ए, जनरली। एक गार्डन का जो नाइफ होता है, जो प्रूनिंग करने वाला, गुड़ाई करने वाला, वो इसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन ए है। सिस्टमेटिकली नहीं आएगा, डेली यूज़ किया जाता है, डेली नहीं यूज़ किया जाता है, हाँ। जनरली सामान्यतः यूज होता है, ये गार्डन का नाइफ है वो सामान्यतः इसी काम के लिए यूज होता है। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही है। माई सर्वेंट स्पेस है विद ऑल माई मनी, मेरा नौकर क्या होगा? हैज़ स्केप्ड विद ऑल माई मनी, वाज रन अवे विद ऑल माई मनी, हैज़ रन ऑफ विद ऑल माई मनी, की रनिंग अवे विद ऑल माई मनी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या भरेंगे हम? देखिए, जो ऑप्शन आपका सी है ये सही होगा। रन ऑफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ चुरा कर भाग जाना, कोई भी चीज़ चुरा लेना, इसको बोलते हैं रन ऑफ। रन ऑफ नोट कर लीजिए, अगर ना मालूम हो आपको। किसी भी चीज़ को चुरा कर जाने के लिए, भाग जाने के लिए बोलेंगे माई सर्वेंट हैज़ रन ऑफ होगा, स्केप्ड नहीं होगा, वाज रन अवे नहीं होगा, रनिंग अवे नहीं होगा। ऑप्शन आपका सही होगा सी। अगला सेंटेंस पढ़िए, बताइए कौन सा वर्ड भरेंगे। द स्टैचू स्पेस ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, जो मूर्ति है वो एक ग्लोबल से आज़ादी का प्रतीक है। स्टैंड ऑफ, स्टैंड फॉर, स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड एज, कौन सा भरेंगे? इसमें ऑप्शन होगा स्टैंड एज, सी ऑप्शन आपका होगा कि जो मूर्ति है स्टैंड एज ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के प्रतीक के रूप में ये मूर्ति खड़ी हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका होगा। अगला देखिए, 7 और 8 यानी 7 और 8 में आपको बताना है सिनोनिम, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। ठीक है, इसमें बताना है एल्योर का, बताना है समानार्थी, सिनोनिम, सिमिलियर मीनिंग बताना है। एल्योर, ALLURE क्या होगा? एल्योर का मतलब होता है फुसलाना, बहलाना। ठीक है, फुसला लेना, बहका देना, कहते हैं बच्चों को एल्योर कर लो, भ्रमित कर देना। ठीक, फुसलाना। तो इसका मत सिनोनिम जो होगा वो होगा टेम्प्ट, लुभाना है। टेम्पटेशन माने लालच होता है, टेम्प्ट मीन्स लुभा लेना, किसी चीज़ को दिखा करके अपना
काम निकाल लेना, ठीक है। एल्योर का, तो एल्योर का आप सिनोनिम नोट कर लेंगे, टेम्प्ट है। बाकी अटेम्प्ट माने प्रयास, प्रेज माने प्रशंसा, डिसीव माने धोखा देना, ये होगा। अगला है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का बताना है आपको सिनोनिम। कॉन्फिडेंशियल क्या होगा? फैमिली होगा, रिफ्यूट होगा, डेंजरस होगा कि सीक्रेट होगा। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल पेपर है, यानी कि बहुत सीक्रेट, गुप्त पेपर है ना, ऐसा जिसको सबको नहीं पता है ये बात को। ये रहस्यमय तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल को उसको बोलिए। अब हो सकता है आपको रिफ्यूट का अर्थ ना मालूम हो, तो रिफ्यूट मतलब हम बता देते हैं। रिफ्यूट मतलब होता है किसी बात का खंडन करना, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आपसे बात कहते हैं तो आप उसका विरोध करें, यानी रिफ्यूट करें, खंडन करें, नहीं ऐसा नहीं, इसका सही चीज़ ये है, या आप अपना तर्क रखें, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्यूट, ठीक है। वर्ड भी नोट करते रहिएगा। एल्योर फुसलाना, रिफ्यूट क्या होगा? खंडन करना। और कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा डी, हमने आपको बता ही दिया। अगला है आपको चुनना है 9 और 10 क्वेश्चन में, क्या चुनना है आपको? चुनना है इसमें अपोजिट वर्ड, यानी एंटोनिम। चूज द वर्ड अपोजिट चुनना है इसमें। इनसिसेंट, इनसिसेंट का अपोजिट क्या होगा? नोट कर लीजिए, INCESSANT। इनसिसेंट का मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना रुके बारिश हो रही है, ठीक। इसको अगर हम अपोजिट की बात करें तो इंटरमिटेंट, इन क्या होगा? इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक कर। इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली, बिना रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग इंसिस्टेंटली मतलब बिना रुके बारिश हो रही है। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर, तो लगातार बारिश हो रही है के लिए आप क्या कहेंगे? इंसिसेंट, कंटिन्यू। इंसिसेंट मैंने बताया आपको, इसका मतलब हो जाएगा कंटिन्यू। इंसिसेंट, INCESSANT, रुक, बिना रुके यानी कि, ठीक। इंटरमिटेंट, रुक रुक कर, ये मिस स्पेल्ड का वर्ड भी है, INTERMITTENT, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा। हम कई बार इसलिए वर्ड्स पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, आप भी बार बार पढ़िएगा। इंसिसेंट क्या होगा इसका अपोजिट? इंटरमिटेंट। अगला है ओपुलेंट। अगला है ओपुलेंट। ओपुलेंट को क्या बोलेंगे हम? ओपुलेंट का मतलब होता है अधिक, जिसके पास धन अधिक हो या किसी चीज़ की अधिकता हो। ओपुलेंट को आप दौलतमंद कह सकते हैं। वेल्दी इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब दौलतमंद जब हमने बता दिया, OPULENT, ओपुलेंट। ओपुलेंस होता है एक अधिकता, धन की अधिकता, वो नाउन है, ये एडजेक्टिव वर्ड है आपका। तो ओपुलेंट का हो जाएगा अपोजिट, हमने बता दिया दौलतमंद, तो आपका बिना सोचे समझे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हुए। अब हम अगला देखेंगे। ईडियम दिया हुआ है और आपको इस बताना है इसका सही अर्थ क्या होगा। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिवाइडेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर संस्था में कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो कैरेट एंड स्टिक का क्या अर्थ होगा? 4 ऑप्शन पढ़िए। फेल एंड फाउल, कंटिन्यूअस विजिलेंस, डेमोक्रेटिक, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऐसे पकड़ लीजिए आप कि द पॉलिसी पे डिवाइडेंड्स इन एवरी, हर संस्था में क्या पाया जाता है भाई? हर संस्था में रिवार्ड और पनिशमेंट भी मिलता है। काम अच्छा करते हैं तो आपको बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा सरप्लस मिलता है, और गलत करते हैं तो पनिशमेंट भी मिलता है आपको, ठीक, हर संस्था में। तो इसी से का मतलब 11वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैरेट एंड स्टिक का मतलब हो जाएगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगला देखिए, ग्रीस द पाम, अनलेस यू ग्रीस द हिज पाम। ग्रीस हिज पाम, ग्रीस हिज पाम, पाम क्या अर्थ होगा? ही विल नॉट डू योर वर्क। जब तक तुम उसको नहीं करते हो तब तक वो तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो ग्रीस द पाम का क्या मतलब हो जाएगा? ग्रीस द पाम का मतलब हो जाएगा ब्राइब हिम, मतलब घूस देना है। ब्राइब मतलब आप ऐसा कर लो, ब्राइब, BRIB, ब्राइब, घूसखोरी की तरह ब्राइब, घूस देना, इसको बोलेंगे हम ग्रीस द पाम।
ग्रीस हिज पाम। ठीक, ये हो जाएगा। अगला है हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन हिज द ऑडियंस। फेल शॉर्ट, उसकी स्पीच ने फेल शॉर्ट ऑडियंस पे कैसा प्रभाव डाला। फेल शॉर्ट एज पढ़ने से ये लग रहा है फेल शॉर्ट, शॉर्ट पड़ गई, यानी कि हैड नो इफेक्ट, उसकी स्पीच ने कोई प्रभाव नहीं डाला। तो 13वें क्या ऑप्शन हो जाएगा, 13वें का हो जाएगा ए ऑप्शन। 14, 15 और 16 सेंटेंस देखिए, इसमें आपको रिप्लेस करना है वर्ड। एक वर्ड के नीचे डैश लगा हुआ है, आप बताना है कि कौन सा इस वर्ड का रिप्लेस हो सकता है, कि डी नो की कोई ज़रूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट की। द वेदर वाज नॉट गुड, वेदर मौसम अच्छा नहीं था। इट वाज, ये कैसा था, ए बिट प्लीजेंट, थोड़ा सा अच्छा था। तो ए बिट माने थोड़ा सा अच्छा था। आप इस पहले जब बता दिया मौसम अच्छा नहीं था, तो ये थोड़ा सा अच्छा था, मतलब ये तो दो अलग अलग तरह का बात हो भाई। जब पहले मौसम अच्छा नहीं था तो थोड़ा सा कैसे अच्छा हो गया। इसके लिए एक स्टूडेंट शब्द होता है फेयरली, क्या होता है, फेयरली। सी देख लीजिए, ऑप्शन सही है। फेयरली का मतलब ये होता है कि निगेटिव सेंटेंस में ये यूज़ होता है फेयरली। तो थोड़ी सी गुंजाइश है कि कुछ अच्छा आनंददायक था। ए बिट, बिट जो वर्ड है ए बिट मतलब थोड़ा, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। फेयरली है ये निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करता होता है। तो वेदर वाज नॉट गुड, मौसम अच्छा नहीं था, फिर भी जहाँ तक थोड़ी सी मात्रा में एक उम्मीद होती है, उसके लिए आपको करेंगे फेयरली, निगेटिव सेंटेंस में प्लीजेंट, फिर भी थोड़ी उम्मीद है, वो कैसा था, अच्छा था थोड़ा। ठीक, फेयरली लगेगा निगेटिव में। आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम, मैंने उसको कोई पत्र नहीं लिखा है। सिंस माई फादर हैड डाइड, क्या होगा, डाइड होगा कि वाज डाइड कि हैज़ डाइड कि नो इम्प्रूवमेंट, इसमें सही बताइए। देखिए, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा है। सिंस माई फादर डाइड, जब से मेरे पिताजी मरे हैं। तो देखिए, इस तरह जब सिंस का प्रयोग आप दो जो है सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए करेंगे, नोट कर लीजिएगा। जब सिंस का प्रयोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं बीच में, तो तो जो एक पार्ट होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। ये नोट कर लीजिए ना, मालूम हो आपको, प्रेजेंट परफेक्ट, ये है ऑप्शन सही है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मैंने उसको कोई पत्र नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पिताजी मर गए, की मृत्यु हो गई। जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है तब से मैंने उसको कोई पत्र नहीं लिखा, ये अर्थ होगा इसका। ठीक है, सिंस समय को दिखा रहा है, तो हमने तोड़ कर लीजिए, सिंस के साथ बीच में लगने पर, हाँ, आप एक पार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। अगला है ही गेव एन IAS एग्जामिनेशन इन ऑल सीरियसनेस। अच्छा, पेपर देने को कहते हैं हम, किसी हम पेपर को देते हैं तो अपीयर्ड आएगा, टुक आएगा, अंडर टुक आएगा, ये कॉमन बात है। जब हम किसी कोई परीक्षा देते हैं ना, तो उसको कहेंगे दिया नहीं, उसको कहेंगे हमने लिया। आप एक अभ्यर्थी बन करके अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ही टुक IAS एग्जामिनेशन, यहाँ गेव नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए टुक। ही टुक एन IAS एग्जामिनेशन, ही टुक पेट एग्जामिनेशन। कोई भी एग्ज़ाम को हम देते नहीं हैं, टुक मतलब, टुक एग्जामिनेशन मतलब आपने पेपर दिया, और गेव एग्जामिनेशन उसके आएगा जो पेपर लेगा। परीक्षक होते हैं ना जो कॉपी चेक करते हैं, सेट करते हैं, उनके लिए आएगा गेव। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके वर्ड्स जो दिए हुए हैं, वन वर्ड है, वन हु पजेसेस मेनी टैलेंट, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्सटाइल, यूनिक, डेक्स्ट्रस की अट्रैक्टिव। वर्सटाइल माने होता है बहुमुखी, प्रतिभा का धनी, बहुत सारा टैलेंट है,
उसके पास बहुत उसके पास कला है, उसको वर्सटाइल बोलेंगे। यूनिक, अद्वितीय, अट्रैक्टिव, आकर्षक, और डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस को ये नोट कर लीजिए, डेक्स्ट्रस आपको मालूम है नहीं, पता नहीं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल। डेक्स्ट्रस मीन्स कुशल होता है। ए मैन ऑफ इविल रिपुटेशन, एक व्यक्ति जिसकी खराब ख्याति है, उसको क्या कहेंगे? नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स कुख्यात है, एक पर्सन जो खराब कामों के लिए जाना जाता है। ए हैवी कंटिन्यूअस फॉल और रेन, बहुत तेजी से वर्षा लगातार होना, इसको क्या कहेंगे? ड्रिजल माने होता है चमक, बिजली की चमकना, ड्रिजलिंग, चमक, गरज चमक के साथ वर्षा होना। ये डाउनपोर कहेंगे, भयानक और भीषण वर्षा होना, इसको क्या कहेंगे हम? डाउनपोर। ए हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। अच्छा, अगला है फोर वर्ड्स आर गिवन इन सेंटेंस आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। फाइंड करेक्ट स्पेल्ड बताना है आपको एबंडेंट की स्पेलिंग। तो एबंडेंट क्या क्या होगा? अधिकता, एबंडेंट अधिक, एबंडेंस होगा इसका नाउन फॉर्म। तो एबंडेंट, ए इसका डी ऑप्शन सही है, ABUNDANT, ABUNDANT, ठीक, डी ऑप्शन। चलिए 5 स्टूडेंट्स हम जो है देखेंगे प्रश्न और देखेंगे क्वेश्चन। इसमें आपको पैसेज पढ़ना है और सही उत्तर देना है। ये ऐसा प्रश्न है, कंप्रहेंशन लगभग हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस कंप्रहेंशन में हम क्या करते हैं कि एक पैसेज होता है, उसको हम कितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट लोग, बच्चे कहते हैं कि सर हम ये तो हम कर लेते हैं, पैसेज में हम 5 में हमारे 3 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। आप इसकी स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आप इंग्लिश को कितना समझ सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन में पूरी ग्रामर का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, अच्छा ये पैसेज दिया हुआ, पैसेज से पहले आप प्रश्न को समझेंगे कौन से प्रश्न है। व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन। कॉम्प्रहेंशन में एक नज़र आप प्रश्नों की ओर डालेंगे। पहले क्या है, दिमाग में रख लीजिए प्रश्न। वह नेचर, इस पैसेज के अनुसार नेचर यानी प्रकृति की क्या परिभाषा दी है। आपको प्रकृति की परिभाषा आपको जो ने पढ़ी है वो नहीं, इस पैसेज में क्या बताया गया है नेचर के बारे में, प्रकृति। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिए कि प्रकृति के बारे में इसमें क्या बताया गया। चलिए दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कौन सा कथन है जो सही है इस पैसेज इन 4 जो स्टेटमेंट है। तो आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट। अब इसमें लेखक जो है वो क्या कहना चाहता है इस पैसेज में। अगला है, व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज। संघर्ष का इस पैसेज के अनुसार क्या मतलब है। संघर्ष जो शब्द का प्रयोग आया इसका क्या मतलब है। अगला है, वाई ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। एक जो लैंडस्केप है क्यों हमको भर देता है असीम संतुष्टि से, इसका क्या कारण बताया गया है। चलिए हम ये पैसेज भी आपको समझा देते हैं और इस पैसेज को समझिए और उत्तर दीजिए, स्वयं दीजिए पहले। वी शुड प्रिजर्व नेचर टू प्रिजर्व लाइफ एंड ब्यूटी। ये लेखक कह रहा है हमको सुरक्षित रखना चाहिए प्रकृति को, टू टू प्रिजर्व लाइफ एंड, जीवन और सुंदरता को अगर हमको बचाना है तो हमें प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहिए। एक एक लाइन पढ़ते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए। लेखक ये कह रहा है कि अगर हम इस प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो लाइफ और सुंदरता को बचाने के लिए, जीवन और सुंदरता को बचाने के लिए हमको प्रकृति को संवारना होगा। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। एक सुंदर जो दृश्य होता है, फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, हरियाली से भरा हुआ है। विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन, ये हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, बट विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन, लेकिन ये हमको असीमित संतुष्टि देता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नवीनीकरण के कारण, आधुनिकीकरण के कारण, मच ऑफ नेचर इज नाउ यील्डिंग टू टाउन। यील्ड माने होता है झुकना, ठीक है, झुकना। अब अधिकतर जो होता है आधुनिकीकरण के नाम पर हम प्रकृति को
कस्बों में, रोड के माध्यम से और औद्योगिक एरिया में बदल रहे हैं। जो प्रकृति है उसको हम शहर बना दे रहे हैं, वहाँ पर रोड बना दे रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगा दे रहे हैं। In a few places, some natural reserves are now being carved out to avoid the danger of destroying nature completely. कुछ स्थानों पर हम रिजर्व बना देते हैं ताकि वहाँ हम प्रकृति को बचा सकें। ठीक है, इन ए फ्यू प्लेसेस सम नेचुरल रिजर्व्स बनते हैं। नेचुरल रिजर्व्स टाइगर रिजर्व होते हैं, जैसे उद्यान होते हैं, इस तरह से टाइगर रिजर्व होते हैं, वो हम लगा देते हैं ताकि हमारी प्रकृति बच जाए। अब जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, तो इस तरह से पार्क हम इस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि प्रकृति हमारी वहाँ बची रहे। मैन विल पेरिश विदाउट नेचर। पेरिश मतलब समाप्त हो जाना, अंत हो जाना। बिना प्रकृति के मनुष्य का अंत हो जाएगा। सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल। इसीलिए वर्तमान मनुष्य को विल कंटिन्यू जारी रखना चाहिए इस संघर्ष को, टू सेव प्लांट। कौन सा संघर्ष पूछा गया है, बताया गया है। इस संघर्ष वाला क्वेश्चन भी आया है कि मैन विल पेरिश विदाउट नेचर, मनुष्य खत्म हो जाएगा प्रकृति के बिना। सो मॉडर्न मैन शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रगल। इसलिए वर्तमान मनुष्य को ये संघर्ष जारी रखना चाहिए। टू सेव, कौन संघर्ष? टू सेव प्लांट, पौधों को बचाने के लिए। विच गिव्स अस ऑक्सीजन, जो हमें देते हैं पौधे, क्या ऑक्सीजन देते हैं। फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मोरओवर नेचर इज इसेंशियल टू मैन्स हेल्थ। इसके बाद, इन सब के बाद, प्रकृति हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब स्टूडेंट्स इस पैसेज को आपको 5 में 5 प्रश्न सही करने हैं, सही। ठीक है, हम आपको मौका दे रहे हैं, आप चाहे वीडियो रोक दीजिए, पढ़िए और इसका सही अर्थ बताइए। हम 1 मिनट बाद हम आपको बताएंगे इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, पैसेज हमने आपको समझा ही दिया है। आपके 5 सही होने चाहिए, 5 नहीं तो 4 तो किसी भी कीमत पे सही होने चाहिए। व्हाट डज नेचर इन द पैसेज मीन, प्रकृति क्या का मतलब है, सही कथन कौन सा है, और राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है इसमें। देखिए, नेचर की कौन सी परिभाषा बताई गई है 21 वाले में, 21 में। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सही, ए होगा। 22वें नंबर पढ़िए, क्या सही है चारों कथन में, चारों स्टेटमेंट में कौन सा सही है। पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सी सही निकल के आएगा। लेखक क्या सजेस्ट करता है, 23वां बताइए। इसमें बी आपका सही होगा। वाइल मॉडरेशन वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर, पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। 23वें का बी। अगला है, व्हाट डज स्ट्रगल इन द पैसेज मीन, संघर्ष का क्या मतलब है, बताइए चारों में से कौन सही है। 24वें का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट डज स्ट्रगल इन द, स्ट्रगल का मतलब है मैन्स स्ट्रगल टू सेव नेचर, क्या होगा, मनुष्य का संघर्ष किस लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। स्ट्रगल का मतलब ये है। और 25 और लास्ट में होगा आपका, इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन, वाई इज ब्यूटिफुल लैंडस्केप विल फिल अस विथ इनफाइनाइट, इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन। बी। अब पैसेज सरल था स्टूडेंट्स, इसी तरह से पैसेज प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया, समझाया क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल के पेपर भी होने वाले हैं, तो आप ये वीडियो सब तक भेज दीजिएगा। एसएससी की इंग्लिश के मॉक टेस्ट हम कराएंगे, कैसा लग रहा है आप बताइएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए है इम्पोर्टेंट, ठीक है। और साथ ही जो जैसे अदर एग्ज़ाम में भी इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इनके वर्ड्स हैं, सिनोनिम है, एंटोनिम है, फिलर है। टीजीटी में भी आते हैं ऐसे, पीजीटी में भी आते हैं, सीजीएल में अभी आपको यूपीपीसीएल में मिलेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल और जुड़े रहिए हमसे। ओके, थैंक यू।